Commerce School. How are you all doing well? I hope you are all doing well. And I am here, Khushbu Gupta, welcoming you to the lecture of OSCE. Okay? And today we are going to learn about the most important topic, that is the Henry Fayol and the Henry Fayol's administrative theory of management. First, I will introduce you the who is Henry Fayol. Okay? तो हेनरी फ्यूल है कौन, पहले हम वो पढ़ेंगे. हेनरी फ्यूल कौन? हेनरी फ्यूल इज अ मैनेजमेंट थिंकर who has developed the 14 principles of management and he has made a lot of contribution in the field of management. Okay, let's study who is the Henry Fayol. Henry Fayol, that is a birth date and then he left us. Okay, was a French mining engineer. वो कौन थे? फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे. कौन थे वो? फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर मीन्स फ्रांस में रहते थे वो फ्रांस में फ्रेंच माइनिंग मीन्स खान, जिसे हम बोलते हैं खादान. वहां के वो क्या थे? खान के वो इंजीनियर थे. वो इंजीनियर थे. स्टार्टिंग में उन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया? एक इंजीनियर के जैसे स्टार्ट किया. हु टर्न्ड अ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कि बाद में क्या बन गए? एक लीडिंग मीन्स सबको लीड करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए. मीन्स उन्होंने मैनेजमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया एंड वाज अ सक्सेसफुल मैनेजर, और बहुत ही बड़े वो सक्सेसफुल मैनेजर थे. ओके, ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ माइनिंग इंजीनियर. उन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया? एक माइन इंजीनियर के हिसाब से उन्होंने स्टार्ट किया. He started his career as a mining engineer and in the French mining company, एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी में, एक फ्रांस में माइनिंग कंपनी में उन्होंने एक माइनिंग इंजीनियर की जैसे अपना करियर स्टार्ट किया. एंड इन द फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर में उन्होंने एक माइनिंग इंजीनियर की जैसे अपना करियर स्टार्ट किया एंड रोज टू द पोजीशन ऑफ द चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर. और उन्होंने अपना रुतबा, अपना करियर को कैसे बढ़ाया? एक लास्ट में वो क्या बने, मतलब उन्होंने अपना करियर बहुत सालों तक उन्होंने क्या रहे? वो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर. चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने बहुत से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशन किए फील्ड में, मैनेजमेंट के फील्ड में, और उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किए जो कभी भी कोई भी मैनेजमेंट करते टाइम वो अडॉप्ट करता है. मीन्स आप देखिए कि मैनेजमेंट उन्होंने एकदम इजी बना दिया. अदरवाइज मैनेजमेंट वॉज अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क बिकॉज वो ट्रायल एंड एरर मेथड फॉलो करते थे. सब लोग क्या करते थे मैनेजमेंट में? ट्रायल एंड एरर मेथड फॉलो करते थे. लेकिन हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किए मैनेजमेंट के. बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन किया, और बहुत सालों तक दुनिया के हर एक हिस्से में प्रैक्टिस में लेकर आए. उसके बाद वो 14 प्रिंसिपल्स सब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किए गए. ठीक है. आफ्टर कंडक्टिंग मैनी एक्सपेरिमेंट ऑन ऑब्जर्वेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एज ए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर जब वो थे तब उन्होंने बहुत सारे क्या किए? कंडक्ट किए, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए एंड ऑब्जर्वेशन किए. किधर? इन ऑर्गेनाइजेशन. सो फ्योल प्रपोज्ड, फ्योल ने डेवलप किए 14 principles of management. 14 principles of management is the most important topic in this chapter, which are explained in the famous book. उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने अपने 14 principles of management डिटेल में एक्सप्लेन किए. एक्सप्लेन which were explained in the famous book General and Industrial Administration. उस बुक का नाम क्या है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन. तो हम जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं वो इसी बुक से पढ़ने वाले हैं. आई मीन टू से हमें उसके बारे में बताया, यहाँ पर कुछ ज्यादा डिटेल में बताया होगा लेकिन हमें उसका मीनिंग बताया. ओके, ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन द डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजर थॉट, उन्होंने अपना मैनेजर थॉट डेवलप करने में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया. दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. मतलब आज की मॉडर्न मैनेजमेंट का क्या बोला जाता है? फादर बोला जाता है, क्योंकि वो जनक कहलाते हैं. क्यों कहलाते हैं जनक? क्योंकि उन्होंने बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया. 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किए जो हर एक मैनेजमेंट करने में काम आता है. ओके, फ्यूल सजेस्टेड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. 14 प्रिंसिपल्स बताए मैनेजमेंट के लिए. दीज स्टेटमेंट, जो ये प्रिंसिपल्स है उनको स्टेटमेंट बोला इन्होंने. दीज स्टेटमेंट सर्व एज अ गाइड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट क्राइसिस. ये किसी भी मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं? गाइड का काम करते हैं डिसीजन लेने में एंड मैनेजमेंट क्राइसिस. और मैनेजमेंट क्राइसिस में भी क्या करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. जब भी मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम आ जाता है दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट क्राइसिस. और उस टाइम पे कोई भी मैनेजर इन द होल वर्ल्ड वो किसके प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं? फ्योल के, हेनरी फ्योल के. इजंट इट अमेजिंग? तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया. उन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन दिया कि आज वो क्या नाम से जाने जाते हैं? ही इज नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. व्हाई? ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल थॉट. क्योंकि उन्होंने मैनेजरियल थॉट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, इस वजह से उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, देन यू विल से हेनरी फ्योल. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट
उसका एक्सप्लेनेशन हम डिटेल में सीखेंगे, ताकि आप लोगों को क्या ये एग्जाम में 100% आता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके, तो ये 14 प्रिंसिपल्स अगर 10 मार्क का भी आता है तो आपने 14 ही लिखना है। 10 मार्क के बदले में 10 प्रिंसिपल्स नहीं लिखना, 14 के 14 लिखना है। ओके, देन यू विल गेट द आउट ऑफ मार्क्स। और रट्टा नहीं मारना, समझ के लेना और खुद से लिखने की कोशिश करना। ठीक है, तो हम अभी पहले पढ़ेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन डिटेल। ओके, now we will learn the 14 principles of management in detail. 14 principles of management किसने बताया है? हेनरी फ्योल ने, which are very important, which are adopted by every manager in all the world, in whole of the world. हर एक मैनेजर ये अडॉप्ट करता है। ओके, सो वी विल लर्न वन बाय वन इन डिटेल। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क मीन्स क्या? हम यहाँ पर काम को क्या लेकर के लेने वाले हैं? बांट के लेने वाले। ये प्रिंसिपल किसने बताया? हेनरी फ्योल ने। अब आप देखेंगे कि डिविजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल हम अपनी लाइफ में भी अडॉप्ट करते हैं। हर एक जगह जहाँ पर मैनेजमेंट होता है वहां पर हेनरी फ्योल के बताए सारे प्रिंसिपल्स अप्लीकेबल है। ओके, आप देखेंगे अभी जब आप डिविजन ऑफ वर्क मीन्स काम को बांट के करना। हर एक जगह पर काम को क्या किया जाता है? बांट के करता है। कोई भी एक पर्सन पूरा काम करता है क्या? नहीं। अब एक फर्म है, बड़ी फर्म है, उस पर क्या मैनेजर सारा प्रोडक्शन भी करेगा, फाइनेंस भी करेगा, सब कुछ काम मैनेजर करेगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर वो क्या करता है? इम्प्लॉइज को करता है। कोई एक इम्प्लॉय भी सारा काम नहीं कर सकता, तो वो इम्प्लॉय भी क्या करते हैं? बहुत सारे इम्प्लॉइज होते हैं, उनके एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड डिग्री के हिसाब से उनको क्या किया जाता है? काम बांट के दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली द टोटल वर्क इज डिवाइडेड इन द स्मॉल सब पार्ट्स। पूरा वर्क को क्या किया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है। एक पूरा काम जो होता है उसको हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं इनटू स्मॉल सब पार्ट्स। सारे स्मॉल पार्ट्स में क्या कर देते हैं? स्मॉल सब पार्ट्स में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। द टोटल वर्क शुड बी असाइन्ड टू द डिफरेंट एम्प्लॉइज। अब जितने भी काम हमने बांटे हैं वो हर एक सब डिवाइडेड वर्क हमें अलग अलग एम्प्लॉइज को असाइन करेंगे, देंगे। ठीक है, असाइन करना मीन्स प्रोवाइड करना। टोटल वर्क शुड बी असाइन्ड, क्या करेंगे? हम असाइन करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, मीन्स डेलीगेट करेंगे, देंगे टू डिफरेंट एम्प्लॉइज। अलग अलग एम्प्लॉइज को हम वो काम करने के लिए देंगे एज पर देयर कैपेसिटी। किस बेसिस पर देंगे अलग अलग एम्प्लॉइज को? उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। एज पर देयर कैपेसिटीज, स्किल्स, उनमें क्या स्किल्स है, एंड द इंटरेस्ट, और किसका उसमें उनका किसमें इंटरेस्ट। ओके, फ्योल सेज दैट डिविजन ऑफ वर्क लीड्स टू द स्पेशलाइजेशन। जब हम काम को बांट के करते हैं तो हर एक पर्सन जो उसको काम मिला है वो कैसे करेगा? एकदम बेस्ट वे में करेगा, बेस्ट तरीके से करेगा, तो वो स्पेशलाइजेशन वे में करेगा। अब जैसे सीए है, सीए को क्या काम दिया जाता है? सीए को फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम दिया जाता है, राइट? वो पूरे अकाउंट्स हैंडल करते हैं। यही काम हम किसी और को दे सकते क्या? नहीं दे सकते, क्योंकि उसके अंदर उसका स्पेशलाइजेशन, उसकी डिग्री है, उसका एक्सपीरियंस है, उसकी प्रैक्टिस उसमें। ठीक है, तो हर एक काम को उसको उसके स्किल, उसके इंटरेस्ट और उसके कैपेसिटी के हिसाब से असाइन किया जाता है। तो हम मतलब पूरा एक काम को क्या करते हैं? बांट के चलते हैं। अब आप घर पे एक बर्थडे पार्टी ले लो, बर्थडे पार्टी में भी पूरा एक ही पर्सन पूरा काम नहीं करता, अलग अलग लोग, कोई डेकोरेशन करेगा, कोई केक का काम करेगा, कोई गेस्ट को इन्वाइट करने का काम करेगा। तो अलग अलग पर्सन ये अलग अलग काम करते हैं। मीन्स एक पूरे काम को हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं अलग अलग सब पार्ट्स में। इन द स्मॉल सब पार्ट्स में क्या कर दिया जाता है? काम को डिवाइड कर दिया जाता है। समझ में आया? आर यू गेटिंग द पॉइंट? द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। अब आप समझ लेंगे ये सारे प्रिंसिपल जो हम सीखेंगे वन बाय वन, वो आप देखेंगे कि ये प्रिंसिपल्स तो हर एक जगह पर अप्लाई होते हैं। क्यों? क्योंकि जहां जहां पर मैनेजमेंट है वहां पर ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। ये प्रिंसिपल कोई रूल या फिर किसका बताया कुछ नहीं, एक जनरल गाइडलाइन है, जनरली जो हर एक अप्लाई करता है। ओके, क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या इट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अथॉरिटी मीन्स क्या? पावर, राइट? अथॉरिटी मीन्स द पावर and the responsibility means the duties. तो क्या है? when the work is assigned to a person, जब किसी पर्सन को कोई काम सौंपा जाता है, करने के लिए दिया जाता है, he should be given the proper authority to carry out that work. अगर मान लो किसी भी एम्प्लॉय को, अब मान लो कोई अलग अलग मिडिल लेवल मैनेजर है, मिडिल लेवल मैनेजर किसे बोलते हैं? हर एक डिपार्टमेंट के हेड को बोला जाता है मिडिल लेवल मैनेजर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर मिडिल लेवल मैनेजर, और परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर मिडिल लेवल मैनेजर, पैकेजिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर मिडिल लेवल मैनेजर। तो ये जो होते हैं ना, हर एक डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं उन्हें बोला जाता है मिडिल लेवल मैनेजर। अगर मिडिल लेवल मैनेजर को काम सौंपा गया कि आप प्रोडक्शन का काम देखेंगे, ठीक है,
तो फिर वो प्रोडक्शन का काम तो देखेगा, लेकिन उसके पास क्या होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए। ही मस्ट बी गिवन द प्रॉपर अथॉरिटी टू कैरी आउट दैट वर्क। क्योंकि अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है तो वो एम्प्लॉयज को बोल सकता है कि अपनी पावर यूज तो कर सकता है ना। अगर कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर सकता तो वो उसको मीन्स रेस्ट्रिकेट कर सकता है, निकाल सकता है, या फिर अगर कोई बहुत अच्छा काम कर सकता है उसको रिवॉर्ड दे सकता है। तो वो अपने तरीके से, अपनी अथॉरिटी की पावर से वो क्या करेगा, पूरा वर्क हैंडल कर पाएगा। तो if you are assigning work to somebody, if the work is assigned, when the work is assigned to a person, he should be given the proper authority to carry out that work. तो उसको क्या दी जाती है, प्रॉपर अथॉरिटी दी जाती है ताकि वो काम कर सके। एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे मैनेजर में कौन से मैनेजर की बात करिए, आप ले सकते हैं टॉप लेवल मैनेजर। यू कैन टेक द मिडिल लेवल मैनेजर। मिडिल लेवल मैनेजर मीन्स द एचओडी ऑफ एनी वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। यू कैन टेक A manager should given the authority to take the manager decisions on his own. एक मैनेजर को क्या दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है। अथॉरिटी मीन्स पावर दी जाती है टू टेक द मैनेजर डिसीजंस ऑन हिज ओन, ताकि वो खुद के बलबूते पे कोई भी डिसीजन ले सके। डिसीजन लेने के लिए अगर वो किसी से 4 लोगों से परमिशन लेने जाएगा तब तक तो वो काम निकल जाएगा, राइट। तो ही मस्ट बी हैव द प्रॉपर अथॉरिटी, देन ओनली ही कैन फंक्शन प्रॉपरली। अगर किसी के पास प्रॉपर अथॉरिटी है, अगर किसी को काम सौंपा गया है और उसके पास प्रॉपर अथॉरिटी है, वो अपने अपने तरीके से जैसा डिसीजन लेगा वैसा कर सकता है, राइट। उसको काम, फर्म को क्या चाहिए, काम कंप्लीट चाहिए, तो वो अपनी अथॉरिटी यूज करके वही कर सकता है। इस वजह से बोल रहे हैं हम, देन ओनली ही कैन फंक्शन प्रॉपरली। हाउएवर अथॉरिटी इज ऑलवेज अकम्पाइंड बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी के पास अथॉरिटी है तो उसके पास कंपल्सरी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। अगर किसी के पास अथॉरिटी है तो उसके पास कंपल्सरी क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए। जिसके पास पावर है उसकी कुछ ड्यूटीज है, राइट। हाउएवर अथॉरिटी इज ऑलवेज अकम्पाइंड बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस पर्सन के पास अथॉरिटी है उसके पास क्या होनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। व्हेन अ पर्सन इज गिवन अथॉरिटी, ही शुड बी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम टास्क। अगर किसी पर्सन को पावर दी गई है कि आप अपने तरीके से करो, उसको इतनी फ्रीडम दिया है, तो उसने क्या करना, वो काम को सही टाइम पे कंप्लीट करना। और अगर वो काम कंप्लीट नहीं होता है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम टास्क। When a person is given the authority, he shall be responsible for the same task. अगर वही पर्सन को अथॉरिटी दी है, काम फ्रीडम दिया है काम करने के लिए, आप कैसे भी करवाइए। किसी को बोल दिया एम्प्लॉय को, किसी भी मैनेजर को बोल दिया, मिडिल लेवल मैनेजर को बोल दिया, आप ये काम है, एक पर्टिकुलर काम है, इतना टारगेट है, वो उसके अंदर कंप्लीट होना चाहिए एक दिन के अंदर, या फिर 1 डे टारगेट दिया किसी प्रोडक्शन मैनेजर को, तो उसने वो काम करके लेना, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। अगर किसी को हम कोई भी काम देते हैं तो उसको साथ में अथॉरिटी दी जाती है कि वो अपना काम किसी भी तरीके से करे। मीन्स अथॉरिटी है उसके पास, पूरी पावर है उसके पास, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो काम कंप्लीट नहीं होता है तो वो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, राइट। इफ द मैनेजर इज गिवन द अथॉरिटी टू कंप्लीट अ टास्क, अगर किसी मैनेजर को अथॉरिटी दी जाती है एक काम कंप्लीट करने के लिए विद इन अ गिवन टाइम, पूरा फ्रीडम दिया जाता है एक टाइम। इफ द मैनेजर इज गिवन द अथॉरिटी टू कंप्लीट टास्क विद इन अ गिवन टाइम, अगर किसी मैनेजर को अथॉरिटी दी जाती है कि एक काम को कंप्लीट करने के लिए गिवन टाइम के अंदर, he should be held responsible if he does not do that in time. अगर वो काम उस टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाता है तो who is responsible, that person is responsible. सपोज हमने एक प्रोडक्शन मैनेजर को एक टारगेट दिया, टॉप लेवल मैनेजर ने, कि आपको पर डे इतना प्रोडक्शन करना है, और उसके पास पूरी अथॉरिटी थी कि आप अपना काम कैसे भी करवाइए, लेकिन करवाइए। ये किसने बोला, टॉप लेवल मैनेजर ने। मिडिल लेवल मैनेजर मीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर को बोला। अब प्रोडक्शन मैनेजर के पास पूरी अथॉरिटी है, वो अपना काम कितने भी एम्प्लॉय से करवाए, कितने भी एम्प्लॉयज उसमें लगाए प्रोडक्शन में, वो उसकी पावर है, उसकी अथॉरिटी है, वो ही इज फ्री टू डू एनीथिंग विद हिज वर्क। बट अगर वो टारगेट वर्क एक दिन के अंदर जो भी एक टारगेट वर्क था, अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, दैट प्रोडक्शन मैनेजर इटसेल्फ, राइट। इस वजह से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलते हैं। अगर किसी को अकेली अथॉरिटी दी जाती है तो वो अपनी अथॉरिटी का मिस यूज कर सकता है, और उसको सिर्फ क्या देनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए। अथॉरिटी दी है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए, और अगर आपने किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसको अथॉरिटी भी देनी चाहिए। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलते हैं। You cannot give the person the authority only, or you can give the person responsibility only. तो authority दिया तो responsibility होनी चाहिए, responsibility दिया तो authority भी होनी चाहिए, ओके। तो ये है second principle of authority and responsibility, okay. This principle is also applicable in every firm, schools, colleges, firms, हर एक जगह पर ये principle भी अप्लाई होता है, okay. Principle of discipline, या discipline एक ऐसा principle है जो हर एक जगह पर अप्लाई होता है।
एक काम को करने का एक तरीका रहता है, एक डिसिप्लिन में, एक रूल्स के अंदर अंदर काम करना रहता है। स्कूल्स में बच्चे, टीचर्स एंड कॉलेजेस में टीचर्स, बच्चे, और फर्म्स में, कंपनीज में एम्प्लॉयज, मैनेजर, ये सब में ये डिसिप्लिन वर्ड जो है, डिसिप्लिन हर एक जगह पर अप्लाई होता है। घर पे भी हम डिसिप्लिन से रहते थोड़ा, राइट। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू द फ्यूल, अकॉर्डिंग टू द फ्यूल के अकॉर्डिंगली डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी फॉर्म में। फॉर्म डज नॉट, फॉर्म मतलब कोई भी संस्था है, वो हो सकती है ट्रेडिंग, हो सकती है वो नॉन ट्रेडिंग हो सकती है, किधर भी डिसिप्लिन बहुत एसेंशियल थिंग है। इट इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग। एम्प्लॉइज शुड ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी एम्प्लॉय ने, वेदर इट इज अ टॉप लेवल एम्प्लॉय और मिडिल लेवल और लोअर लेवल एम्प्लॉय, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हर किसी ने ओबे करना चाहिए, मीन्स वो रूल्स का पालन करना चाहिए, एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स है, उन्होंने वो रूल्स क्या करना, फॉलो करना चाहिए, उन रूल्स का पालन करना चाहिए, ओके, रिस्पेक्ट करनी चाहिए रूल्स की। डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल्स सेट इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक टारगेट वर्क दिया है, उसको अपने टाइम पे आना है, एम्प्लॉय को टारगेट अपना काम करना है और फिर जाना है, ठीक है। तो डिसिप्लिन क्या करता है, अचीव करता है गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन में अचीव हेल्प करता है। डिसिप्लिन अगर है किसी फॉर्म में तो वहां पर जो गोल्स है वो जल्दी से अचीव हो जाएंगे। गुड डिसिप्लिन, गुड डिसिप्लिन इज द इफेक्ट ऑफ द इफेक्टिव लीडरशिप। अच्छा डिसिप्लिन किसी लीडर की अच्छी लीडरशिप रहती है। अगर कोई लीडर अच्छा है तो वो लीडर की वजह से डिसिप्लिन रहता है फॉर्म में। अगर किसी का लीडर अच्छा नहीं है, मैनेजर मतलब डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स दैट इज नॉट, ही इज नॉट अ गुड लीडर, ओके। तो देयर मस्ट बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स। अब वर्कर ने ऐसा नहीं बोला मुझे तो रूल्स पता ही नहीं था, ऑर्गेनाइज मैनेजर ने क्या करना, और एम्प्लॉयज को पहले ही अपने रूल्स के बारे में बता देना कि फर्म्स के ऐसे ऐसे रूल्स है, ताकि वर्कर को पता रहे और वो उनको फॉलो कर सके। देयर मस्ट बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच में, मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स के बीच में क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए। किनके बीच में, मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में, किस बारे में, रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ 3 पढ़े, अभी बहुत सारी बाकी है क्योंकि हमें टोटल 14 पढ़ने हैं, राइट, ओके। अभी हम 1 by 1 पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज 3 प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्यूल, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। इसको इस तरीके से समझ के लेना है कि हम खुद से लिख सके, रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत ना पड़े, ओके। Now we have we'll learn the another principles of management. Fourth principle of management it is what they are telling, principle of unity of command. Unity of command means क्या, जहाँ पर एक ही बॉस क्या देगा, ऑर्डर देगा। कमांड मीन्स ऑर्डर, यूनिटी मीन्स वन, ओनली वन सुपीरियर, और यू कैन से हेड, और यू कैन कॉल इट बॉस, ओके। सिर्फ हर एक एम्प्लॉई को ऑर्डर देने के लिए एक ही सुपीरियर रहना चाहिए, एक ही बॉस रहना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हमें ये गाइड करता है कि किसी भी एम्प्लॉय के लिए एक ही सुपीरियर, एक ही बॉस, एक ही हेड रहेगा ऑर्डर देने के लिए, ठीक है। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर, और यू कैन कॉल इट अ बॉस ओनली। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन है, एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर और बॉस ओनली। ऑर्डर किससे मिलेगा, ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर और बॉस ओनली। एक ही ऑर्डर से ऑर्डर मिलेगा, किसने, हर एक एम्प्लॉय को ऑर्डर देने के लिए एक ही बॉस रहना चाहिए, ये रूल है। दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द बॉटम मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट से बॉटम मैनेजमेंट में, टॉप मैनेजमेंट में भी गाइड करने के लिए कोई एक ही बॉस रहता है। मिडिल मैनेजमेंट में क्या होता है, अब मिडिल मैनेजमेंट में गाइड करने के लिए टॉप मैनेजमेंट है। अभी हर एक अभी मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है, ये सब मैनेजर है मिडिल लेवल के। अब इनको ऑर्डर देने के लिए एक ही बॉस है, वो है टॉप लेवल, राइट। मैनेजिंग डायरेक्टर उनको ऑर्डर देगा, एक ही बंदा उनको ऑर्डर देगा, ठीक है। और जो प्रोडक्शन मैनेजर है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं प्रोडक्शन मैनेजर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको ऑर्डर सिर्फ एक ही पर्सन से मिलेगा, वो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर, मिडिल हेड, ओके। तो एक डिपार्टमेंट का हेड अपने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को ही ऑर्डर दे सकता है। तो हर एक पर्सन के पास कितना बॉस होना चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम द टॉप टू बॉटम यही मैनेजमेंट करता है, टॉप टू बॉटम। दिस प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड ट्राइज टू अवॉइड द कंफ्यूजन। अगर यूनिटी ऑफ कमांड है, मतलब एक ही बॉस से ऑर्डर मिल रहा है, एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिल रहा है, अगर यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड है,
ट्राइज टू अवॉइड द कंफ्यूजन। इससे कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, बिल्कुल किसी भी काम का कंफ्यूजन रहेगा। क्या होता है, अगर एक ही पर्सन को 2-4 लोगों से ऑर्डर मिल रही है तो वो किसका काम करेगा, ही विल गेट कंफ्यूज्ड, राइट। इफ एन एम्प्लॉय रिसीव ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर, अगर किसी एम्प्लॉय को एक से ज्यादा सुपीरियर, सुपीरियर किसे बोलते हैं, हेड या फिर बॉस, ठीक है। इफ एन एम्प्लॉय रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर ही विल बी कंफ्यूज, या ऑटोमेटिकली ही विल बी कंफ्यूज, किसका काम करूं और किसका नहीं करूं, राइट। एंड विल नॉट बी एबल टू वर्क विद द कॉन्सेंट्रेशन, और वो एकदम पूरे फोकस से एक काम पे फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर एक बॉस अलग अलग ऑर्डर दे रहा है, तो वो किसका ऑर्डर फॉलो करेगा और किसके काम पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, राइट। तो ही विल नॉट बी एबल टू वर्क विद द कॉन्सेंट्रेशन, राइट। द वर्क विल नॉट बी परफॉर्म्ड प्रॉपरली, फिर काम सही से नहीं हो पाएगा। अगर उसको बहुत सारे लोगों से ऑर्डर मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, और वो फोकस नहीं कर पाएगा किसी काम पे, और कोई भी काम प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा, राइट। वेयर एज इफ ही गेट्स ऑर्डर फ्रॉम वन पर्सन, और अगर उसको एक ही पर्सन से ऑर्डर मिलता है, मीन्स एक ही बॉस है उसका, ही विल बी फिनिश हिज वर्क एक्यूरेटली, तो वो उसके अकॉर्डिंगली जैसा भी उसका बोलेगा, उसको उसकी कमांड, उसके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली वो अपना काम उसी तरीके से, सही तरीके से, एक्यूरेटली क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। सो दिस प्रिंसिपल टेल्स अस दैट यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक ही बॉस होना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय के लिए। एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द वन बॉस ओनली, हर एक एम्प्लॉय को ऑर्डर एक ही पर्सन देने वाला होना चाहिए, ओके। देन आफ्टर फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मीन्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स सबका डायरेक्शन एक ही होना चाहिए। एक तो हमें यूनिटी ऑफ कमांड बताता है कि एक ही पर्सन से ऑर्डर मिलना चाहिए, और दूसरा प्रिंसिपल हमें, फिफ्थ प्रिंसिपल क्या बताता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब सबका डायरेक्शन एक ही होना चाहिए। फर्म में जितने भी लोग काम करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, कितने भी ग्रुप रहने दो, सबका डायरेक्शन एक ही रहना चाहिए कि फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है या फिर फर्म का सेल्स बढ़ाना है, ठीक है। तो सबका डायरेक्शन एक ही रहना चाहिए, एम एक ही रहना चाहिए, जिसे हम बोल सकते हैं यूनिटी ऑफ कमांड एक्सप्लेन्स गेटिंग डायरेक्शंस फ्रॉम द वन सिंगल पर्सन। यूनिटी ऑफ कमांड में हमने क्या पढ़ा, यूनिटी ऑफ कमांड क्या बताता है, गेटिंग डायरेक्शंस फ्रॉम द सिंगल पर्सन, एक ही बॉस से ऑर्डर लेना, वो हमें बताता है यूनिटी ऑफ कमांड, राइट। बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल क्या बताता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक्सप्लेन्स अबाउट अ ग्रुप वर्किंग विद द सेम ऑब्जेक्टिव अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ सिंगल पर्सन। सिंगल पर्सन के डायरेक्शन के अंडर हम एक ही प्लान को फॉलो करेंगे, मीन्स पूरी फर्म का एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक ही एम, एक ही गोल होना चाहिए, और ऑल आर डायरेक्टेड टुवर्ड द सेम ऑब्जेक्टिव। और फर्म में जितने भी ग्रुप हैं, सब लोग किस डायरेक्शन में लगे, एक ही, सबका डायरेक्शन एक ही है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी प्रोडक्शन कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट पैकेजिंग कर रहा है, सेल्स कर रहा है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट पैकेजिंग कर रहा है। सबका मेन मोटिव क्या है, सेल्स को बढ़ाना है। सेल्स को बढ़ाना वो भी इतने में कि हमारा जो कॉस्ट है, कॉस्ट कवर हो जाए और हमें क्या हो, प्रॉफिट हो, ओके। मीन्स क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक्सप्लेन्स अबाउट अ ग्रुप वर्किंग विद द सेम ऑब्जेक्टिव अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ सिंगल पर्सन। सिंगल पर्सन के डायरेक्शन के अंदर सबको एक ही डायरेक्शन में मोटिवेट होना चाहिए, ओके। द ग्रुप विल बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग द वन प्लान। एक ही मैनेजर के अंदर हम काम करेंगे और एक ही प्लान रहेगा, पूरी की पूरी फर्म का क्या रहेगा, एक ही प्लान रहेगा, ओके। दस दिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स अबाउट ग्रुप वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पर हम क्या बात करें, कोई एक पर्सन तो काम कर नहीं रहा है, कौन काम कर रहा है, पूरे ग्रुप ऑफ पीपल, सो मेनी ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप्स भी बहुत सारे हैं वहां पे, राइट। तो हर एक का मेन मकसद क्या है, टूवर्ड्स अचीविंग द फर्म्स ऑब्जेक्टिव। सबका मेन मकसद क्या है, खुद का कुछ अलग मोटिव नहीं है उनका सबका एक ही मोटिव है, टूवर्ड अचीविंग द फर्म्स ऑब्जेक्टिव अंडर द वन मैनेजर। मीन्स एक ही बॉस के अंडर एक ही ऑब्जेक्टिव पूरा करना, पूरी फर्म का, ओके। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव नहीं, फर्म का ऑब्जेक्टिव, ओके। Then after sixth principle explains us principle of subordination of individual interest to general interest। पहले हम इसका मतलब समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन मीन्स क्या होता है, सबऑर्डिनेशन मीन्स कम इंपॉर्टेंस देना ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, हमारे जो इंडिविजुअल मोटिव्स रहते हैं, एम्प्लॉइज के जो खुद के इंडिविजुअल मोटिव रहते हैं, उनको क्या देना, कम इंपॉर्टेंस देना टू द जनरल इंटरेस्ट, और पूरे ओवरऑल फॉर्म के ऑब्जेक्टिव को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। मतलब क्या, इसकी तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि जो अपने खुद के जो मोटिव्स है, पर्सनल जो मोटिव्स है, पर्सनल मोटिव यू कैन कॉल इट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बोल सकते हैं। पर्सनल मोटिव जो है हमें उनको क्या रखेंगे, साइड में रखेंगे, और किसको मेन इंपॉर्टेंस देंगे, फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, राइट। क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस। किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के मकसद को या फिर उसके ऑब्जेक्टिव को हम कैसे इंपॉर्टेंस देंगे, लेस, कम, देन द इंटरेस्ट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। पूरी फर्म के ऑब्जेक्टिव को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ना कि किसी एक इंडिविजुअल के
ऑब्जेक्टिव को कम महत्व दिया जाएगा और फर्म की इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। ओके, क्या दिया? व्हाइल टेकिंग द डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन, जब भी फर्म में कोई डिसीजन लिया जाता है, द मैनेजर शुड ऑलवेज कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ द होल ग्रुप rather than the interest of the single employee। जब भी फर्म में कोई डिसीजन लिया जाता है तो फर्म में मैनेजर किसका मोटिव ध्यान में रखेगा? पूरी फर्म का, ग्रुप ऑफ द पीपल का मोटिव ध्यान में रखेगा, ना कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का, राइट? तो फिर वो क्या काम कर रहा है? सबऑर्डिनेट कर रहा है। इसलिए एक इंडिविजुअल पर्सन के फेवर में ऑर्डर नहीं कर रहा है, वो फर्म के जो भी फर्म के लिए अच्छा है उसके लिए वो ऑर्डर लेगा, वो डिसीजन उसके लिए लेगा, ना कि किसी एक पर्सन के अच्छे के लिए वो डिसीजन लेगा, राइट? तो क्या है? द मैनेजर should always consider the interest of the whole group rather than the interest of the single employee। किसी भी मैनेजर ने जब भी कोई डिसीजन ले, किसी एक एम्प्लॉय के फेवर में डिसीजन ना लेके पूरी फर्म के अच्छे के लिए डिसीजन लेना चाहिए। किसी एक इम्पोर्टेंट, और वो उसकी पहचान का क्यों ना हो, तभी भी उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने जो फर्म के ऑब्जेक्टिव्स है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ओके, इन द सेम वे जब मैनेजर ने, जब फर्म को पूरे लोगों का ध्यान रखना चाहिए, तो एम्प्लॉय ने भी पूरे फर्म का ध्यान रखना चाहिए, राइट? सिमिलरली इसी तरीके से हम बोल सकते हैं द एम्प्लॉय शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसिडर हिज इंटरेस्ट सबऑर्डिनेट। उसने फर्म की जो मकसद है, एम है, इंटरेस्ट है, उसको ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, ना कि खुद के जो मोटिव्स है, खुद के जो पर्सनल अचीवमेंट्स है उनको कम इंपॉर्टेंस देना चाहिए और फर्म की इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर फर्म प्रोस्पर करेगा, अगर फर्म को प्रोस्पेरिटी होती है तो एम्प्लॉय की प्रोस्पेरिटी होती है। अगर कोई एम्प्लॉय बोलता है नहीं मुझे तो सैलरी चाहिए, मुझे तो सैलरी चाहिए, अरे वो अगर एम्प्लॉय अगर फर्म की प्रॉफिट में ज्यादा ध्यान देगा, फर्म का प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा के देगा, ज्यादा से ज्यादा काम करेगा, प्रोडक्शन करेगा, सेल्स में डिपार्टमेंट में कोई पर्सन है तो फर्म के प्रॉफिट होगा, फर्म को जब प्रॉफिट होगा तो ऑटोमेटिकली उनकी सैलरी बढ़ेगी, राइट? इफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर्स, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन समृद्धि प्रगति करता है, ऑटोमेटिकली द एम्प्लॉय विल प्रॉस्पर, तो फिर वो जो एम्प्लॉयर है वो खुश होकर सबकी सैलरी बढ़ाकर ही देगा, कंपल्सरी बढ़ा कर देगा, वो किसी का ऐसा रखेगा नहीं, बल्कि वो सबकी सैलरी बढ़ा कर देगा। तो मतलब किसी भी एम्प्लॉय हो या फिर कोई भी मैनेजर हो, दोनों ने भी खुद के मकसद को, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन के मकसद को कम ध्यान में रखना चाहिए और फर्म के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को पूरा ध्यान में रखना चाहिए। ओके, नाउ वी हैव लर्नड अबाउट द 3 प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, ज्यादा बॉस से मिलता है तो वो बंदा क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा और वो किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पाएगा और उसका काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इस वजह से किसी भी पर्सन को एक ही पर्सन से ऑर्डर मिलना चाहिए, एम्प्लॉय को किसी भी एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए ताकि वो अपना काम सही तरीके से कर सके। यूनिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बताता है कि एक ही मैनेजर, एक ही बॉस के अंडर काम करना चाहिए और वो भी एक ही डायरेक्शन में, पूरे फर्म का एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, मीन्स फर्म का ऑब्जेक्टिव पूरा करना पूरी फर्म का। ओके, एंड द प्रिंसिपल ऑफ द सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, मीन्स अपने खुद की जो पर्सनल मोटिव है, किसी एक पर्सन ने इंडिविजुअल मोटिव को कम ध्यान में रखना चाहिए, उनको साइड में रख देना चाहिए और फर्म के मोटिव को पूरा करना चाहिए। जब फर्म का मोटिव पूरा होगा तो एम्प्लॉय का मोटिव ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा, राइट? अभी हम आगे पढ़ेंगे और भी प्रिंसिपल्स है, टोटल हमें पढ़ने 14 प्रिंसिपल्स हमें पढ़ने हैं। ओके, now the 7th principle of management is principle of remuneration. Principle of remuneration means what? Remuneration means salary or you can call it a wages. जो भी किसी एम्प्लॉय को, किसी लेबर को, किसी वर्कर को पे किया जाता है इन रिटर्न ऑफ द वर्क डन बाय देम। ओके, तो कैसा होना चाहिए? रेम्यूनरेशन कैसा होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, किसी एम्प्लॉय ने जितना काम किया है उस हिसाब से होना चाहिए। क्या है? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एम्प्लॉय मस्ट बी पेड द फेयर वेजेस फॉर देयर सर्विस। कैसे वेजेस पे करना? वेजेस तो पे करना, लेकिन कैसे? फेयर मीन्स किसी वर्कर को उसने जितना काम किया उसके बदले में उसको उतना इनफ वेजेस मिलना चाहिए जिससे वो अपना लाइवलीहुड कमा रहा है, तो उसको उतना वेजेस मिलना चाहिए फॉर देयर सर्विस। वो बदले में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना फर्म को। वाइल पेइंग रेम्यूनरेशन, जब भी रेम्यूनरेशन पे किया जाता है, द स्किल, एक्सपर्टाइज, नॉलेज, टेन्योर एक्सेट्रा ऑफ द एम्प्लॉय शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। तो जब भी किसी एम्प्लॉय को सैलरी दिया जाता है, वेजेस दिया जाता है, रेम्यूनरेशन डिसाइड किया जाता है, तब उसके क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जाती है? स्किल, उसने कितना स्किल से काम किया, कितना एक्सपर्ट काम है उसका, परफेक्ट काम है, नॉलेज कितना है उसके पास, और वो कितने पीरियड के लिए, टेन्योर मींस द पीरियड के लिए काम कर रहा है, एक्सेट्रा ऑफ द एम्प्लॉय शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है, ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, while the employees are paid the fair wages in
फेयर रेम्यूनरेशन दे शो द ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड गिव मोर आउटपुट। जब भी किसी एम्प्लॉय को ज्यादा से ज्यादा सैलरी, उसकी मतलब ज्यादा से ज्यादा आई मीन फेयर वेजेस जब दिए जाएंगे, फेयर रेम्यूनरेशन जब पे किया जाएगा, देन ही और शी विल बी गेट सेटिस्फाइड एंड विल वर्क विद मोर प्रोडक्टिविटी एंड विल गिव द 100% टू द फर्म। तो वो फर्म को 100% प्रोवाइड करेगी, क्योंकि एम्प्लॉय खुद सेटिस्फाइड है। एम्प्लॉय अगर खुद सेटिस्फाइड है तो वो फर्म को ऑब्वियसली 100% देगा, है ना। क्या है, वाइल द एम्प्लॉयज आर पेड द फेयर वेजेस, जब एम्प्लॉय को फेयर वेजेस दिए जाते हैं, दे शो ग्रेटेड प्रोडक्टिविटी एंड गिव मोर आउटपुट। तो वो ग्रेटेड प्रोडक्टिविटी से काम करेगा वो एम्प्लॉय, और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देगा फर्म को, और फर्म का क्या होगा, बेनिफिट होगा। ओके, देन आफ्टर 8th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर इन वन और योर फ्यू हैंड। जब पावर मीन्स अथॉरिटी होती है, जब कुछ ही लोगों के हाथ में होती है, तो उसे बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। अब जब छोटी फर्म है तो उधर क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन होगा। अगर सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जहां पर एक ही बंदा मालिक है, एक ही बंदा मैनेज कर रहा है, सब कुछ एक ही कर रहा है, कंट्रोलर एक ही है, तो ही विल हैव द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, राइट। तो पावर तो उसी के हाथ में होगी। तो जितना छोटा फर्म होगा सेंट्रलाइजेशन होगा वहां पर, लेकिन अगर बड़ा फर्म है तो वहां पर क्या होगा, पावर सब लोगों को डिवाइड की जाती है। तो वही पढ़ने वाले हम, क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ओके, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर और द अथॉरिटी। मीन्स सेंट्रलाइजेशन किसे बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर और द अथॉरिटी। जब किसी बंदे के हाथ में, किसी पर्सन के हाथ में पावर, एक या दो चार लोगों के हाथ में रहती पावर, उसे बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। इन सम ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इन सम ऑर्गेनाइजेशन दिस पावर वेस्टेड इन वन हैंड। वेस्टेड मतलब रहती है, वेस्टेड मतलब क्या, रहती है। दिस पावर इज वेस्टेड इन वन हैंड और द फ्यू हैंड। कुछ लोगों के हाथ में पावर रहती है, इसका मतलब क्या है, वहां पर क्या है, सेंट्रलाइजेशन है। जब पावर कुछ लोगों के हाथ में रहती है तो उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। दिस सिचुएशन अकर इन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसी सिचुएशन कब होती है, जब फर्म क्या है, छोटी है ना। तो वहां पर बहुत सारे लोग तो काम करने के लिए है ही नहीं ना, वहां पर कुछ ही लोग बॉस रहते हैं, तो उनकी पावर, हाथ में पावर होती है, राइट। बट इफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, लेकिन अगर फर्म का साइज बड़ा है, बट इफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज देन कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स डिफिकल्ट। तो फिर पावर एक या दो लोगों के हाथ में नहीं रहेगी, तो फिर पावर क्या आ जाएगी वहां पर, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स पावर कुछ लोगों के हाथ में रहना बहुत मुश्किल है। देन देयर इज अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर और द अथॉरिटी। तब वहां पर क्या होता है, बड़ी बड़ी फर्म में क्या होता है, जब फर्म का साइज बड़ा होता है तो वहां पर होता है डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स व्हेन अथॉरिटी इज डेडिकेटेड टू मोर पीपल देन इट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब क्या, जैसे बड़ी फर्म ले लेते हैं, बड़ी फर्म में क्या है, टॉप लेवल मैनेजर तो है ही, है ना, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर है, प्रोडक्शन लेवल मैनेजर, परचेज डिपार्टमेंट मैनेजर, पैकेजिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट है। हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना एक हेड रहता है, मीन्स एचओडी रहता है। तो टॉप लेवल उनको भी कुछ अथॉरिटी देगा, क्योंकि बिना अथॉरिटी के तो वो काम कर ही नहीं पाएगा, राइट। तो हर एक डिपार्टमेंट के हेड को क्या दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है। तो वहां पर क्या होती है, अथॉरिटी सब लोगों के पास है, आई मीन टू से हर एक लेवल, हर एक डिपार्टमेंट के हेड के पास अपनी अपनी अथॉरिटी है। तो मीन्स वहां पर क्या है, जब अथॉरिटी बहुत सारे लोगों में डिवाइड हो जाती है देन इट इज कॉल्ड एज द डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, दिस पावर इज गिवन टू द डिफरेंट पीपल। ये पावर हमने बहुत, मतलब डिपार्टमेंट के अलग अलग लोगों को दे दी, है ना। In large organization there are the departmental heads or the managers handling the different tasks. अभी देखो बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, there are the departmental head, वहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का हेड रहता है, और द मैनेजर हैंडलिंग द डिफरेंट टास्क। वो अपने डिपार्टमेंट का काम संभालते हैं। तो उनके पास अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम संभालने की, तो उनके पास अथॉरिटी तो रहनी ही चाहिए, क्योंकि बिना अथॉरिटी की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम बोलते हैं कि बड़ी फर्म में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। छोटी फर्म में कैसा होता है, सेंट्रलाइजेशन। लेकिन एक पॉइंट है कि जहां पर बैलेंस रहना चाहिए, किसके बीच में बैलेंस रहना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बैलेंस रहना चाहिए। अगर किसी फर्म में ज्यादा पावर भी बांटनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं, तो वहां पर क्या रहना चाहिए, देयर मस्ट बी द बैलेंस बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन। ऑलराइट, देन आफ्टर 9th पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ द स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स क्या, जब कम्युनिकेशन होता है, बड़ी बड़ी फर्म्स में कम्युनिकेशन होता है एक सिस्टम के थ्रू जाता है ना। तो वो सिस्टम कैसा है अभी हम पढ़ेंगे। क्या दिया आपको, यूजुअली इन द ऑर्गेनाइजेशन, यूजुअली मीन्स आमतौर पर किसी भी फॉर्म में क्या होता है, देयर इज अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। एक सिस्टम रहता है कम्युनिकेशन का, ठीक है। इट इज थ्रू अ चेन। वहां पर एक चेन के थ्रू सिस्टम जाता है। मीन्स अगर टॉप लेवल मैनेजर को लोअर लेवल मैनेजर के वर्कर से बात करनी है, तो वो एक सिस्टम से बात करेगा, वो डायरेक्टली जाके बात नहीं करेगा।
कोई भी टॉप लेवल का मैनेजर वर्कर से जाके बात नहीं करता, उसको एक सिस्टम फॉलो करना रहता है। अगर किसी को कोई इंस्ट्रक्शन पास करनी है तो बॉटम टू टॉप टू बॉटम, और अगर किसी को कुछ बात करनी है मैनेजर से तो वो पे बॉटम टू टॉप, ठीक है ना। इस तरीके से इंफॉर्मेशन पास होती है। आप देखेंगे कैसे वो चेन क्या है। अभी अगर पर्टिकुलर सिस्टम होता है कम्युनिकेशन का, इसे बोलते हैं एक चेन के थ्रू जाता है। द मैनेजर विल इन्फॉर्म डिसीजन टू द डिपार्टमेंटल हेड। अगर किसी वर्कर से कुछ इन्फॉर्म करना है तो मैनेजर कैसे इन्फॉर्म करेगा सबको? द मैनेजर विल इन्फॉर्म डिसीजन टू द डिपार्टमेंटल हेड। मैनेजर किसको बताएगा? सबसे पहले बताएगा डिपार्टमेंटल हेड को। ओके, द डिपार्टमेंटल हेड विल इन्फॉर्म टू द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर मीन्स हर एक डिपार्टमेंट में एक हेड रहता है और हर एक डिपार्टमेंट में एक सुपरवाइजर रहता है। तो पहले टॉप लेवल का मैनेजर सारे डिपार्टमेंट के हेड को इन्फॉर्म कर देगा। कुछ भी अगर बात करनी है, इन्फॉर्म करना है, तो टॉप लेवल का मैनेजर क्या करेगा? सारे डिपार्टमेंट के हेड को इन्फॉर्म कर देगा और हर एक डिपार्टमेंट का हेड अपने अपने डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर को बता देगा। ओके, फिर सुपरवाइजर क्या करेगा? द सुपरवाइजर विल इन्फॉर्म टू द फॉरमैन। फॉरमैन किसको बोलते हैं? वर्कर का मैनेजर। अब सुपरवाइजर के नीचे और वर्कर के ऊपर भी एक पर्सन रहता है जिसे बोला जाता है फॉरमैन। वर्कर का मैनेजर, वर्कर का हेड, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं यूनियन लेबर का हेड। वो मतलब सुपरवाइजर किसको बताएगा? अपने अपने डिपार्टमेंट के फोरमैन को बताएगा, ठीक है। एंड द फोरमैन विल इन्फॉर्म टू द वर्कर, और फिर फोरमैन किसको बताएगा? वर्कर को। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कैसा एक चेन कैसा है, कैसा चेन है। टॉप लेवल मैनेजर बताएगा डिपार्टमेंटल हेड को, डिपार्टमेंटल हेड बताएगा अपने अपने डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर को, और हर एक डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर बताएगा अपने अपने डिपार्टमेंट के फॉरमैन को। फॉरमैन किससे नीचे रहता है? सुपरवाइजर से नीचे रहता है, लेकिन वर्कर से ऊपर रहता है। ओके, तो वो फॉरमैन को बताएगा और फॉरमैन बताएगा एट द एंड टू द वर्कर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, और फॉरमैन अलग अलग डिपार्टमेंट के फॉरमैन अपने अपने डिपार्टमेंट के वर्कर को इन्फॉर्म करेंगे। बस, अब ये टॉप टू बॉटम भी यही सिस्टम है और बॉटम टू टॉप भी यही सिस्टम है, तो इसे बोला जाता है। On the other hand, the communication can flow from the worker to the manager in the upward direction also. अगर वर्कर को मैनेजर को कुछ बात करनी है तो वो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब जब टॉप लेवल मैनेजर को वर्कर से बात करनी है तो वो जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। ओके, दिस इज कॉल्ड स्केलर चेन। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? हम स्केलर चेन बोलते हैं। इस सिस्टम को क्या बोला जाता है? स्केलर चेन बोला जाता है। यूजुअली फॉर्म में ऐसा ही होता है, डायरेक्ट कोई बात नहीं करता, ठीक है। आप लोगों को ये पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए कि कौन किसको बता रहा है। However, this type of communication is very time consuming. This type of communication कैसा है? ये टाइप जो कम्युनिकेशन स्केलर चेन में जो यूज किया जाता है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सिस्टमेटिक यही है, लेकिन तभी बहुत क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। अभी सिस्टमेटिक रहता है, बड़ी बड़ी फर्म्स में ऐसी बात नहीं हो पाती, इस वजह से सिस्टम फॉलो करना ही पड़ता है, भले ही वो टाइम कंज्यूमिंग ना क्यों ना हो। लेकिन कभी कभार क्या होता है? बहुत इमरजेंसी आ जाती है, तब क्या करना? तभी स्केल फॉलो करना, क्या नहीं तभी सिस्टम फॉलो नहीं होता। However, this type of communication is very time consuming. ये time consuming है बहुत ज्यादा, इस वजह से in time of emergency, therefore sometimes the cross communication, that is the communication not exactly following the chain should be followed. कभी कभार क्या होता है? बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ जाती है, इम्प्लॉय को आ जाती है या फिर टॉप लेवल मैनेजर को आ जाती है कोई डिसीजन बताने के लिए, तब ये सिस्टम फॉलो नहीं होता। तब कौन सा सिस्टम फॉलो होता है? तब होता है क्रॉस कम्युनिकेशन। व्हाट डू मीन बाय क्रॉस कम्युनिकेशन? क्रॉस कम्युनिकेशन मीन्स द सिस्टम इन विच द कम्युनिकेशन इज नॉट फॉलोइंग द स्केलर चेन मेथड। ओके, स्केलर चेन हम फॉलो नहीं कर रहे, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं? समटाइम्स द क्रॉस कम्युनिकेशन, क्रॉस कम्युनिकेशन में होता है। क्रॉस कम्युनिकेशन किसे बोलते हैं? कम्युनिकेशन नॉट एक्जैक्टली फॉलोइंग द चेन, जहां पर कम्युनिकेशन ये स्केलर चेन का सिस्टम फॉलो नहीं करता, शुड बी अलाउड। दिस इज नोन एज अ गैंग प्लान। जब डायरेक्टली मतलब क्या होता है? डायरेक्टली को भी कोई किससे बात कर लेता है। अब जैसे हम क्या फॉलो करते हैं स्केलर चेन में? हम क्या फॉलो करते हैं? जैसे टॉप लेवल मैनेजर बताएगा डिपार्टमेंट के हेड को, डिपार्टमेंट हेड बताएगा अपने अपने डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर को, अपने अपने डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर बताएंगे अपने अपने डिपार्टमेंट के फॉरमैन को, एंड फॉरमैन बताएंगे अपने अपने डिपार्टमेंट के वर्कर्स को। अभी कभी क्या होता है? बीच में एक आधा पर्सन छोड़ दिया जाता है और डायरेक्टली कम्युनिकेशन किया जाता है। मीन्स वर्कर डायरेक्टली बात करेगा, फॉरमैन से बात नहीं करेगा, वर्कर डायरेक्टली अपने डिपार्टमेंट के हेड से बात करेगा। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी ऐसा होता है। अदरवाइज उन्होंने बीच में क्या छोड़ दिया? सुपरवाइजर को छोड़ दिया, फॉरमैन को छोड़ दिया, है ना। तो फिर वर्कर डायरेक्टली अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड से बात कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, लेकिन अभी वो कर सकता है कभी इन केस ऑफ इमरजेंसी। वो भी कैसे? डायरेक्टली बात नहीं करेगा, पहले वो अपनी फॉरमैन की परमिशन लेगा, फॉरमैन परमिशन लेगा सुपरवाइजर की, सुपरवाइजर परमिशन लेगा हेड से, फिर जाके वो डायरेक्टली बात कर सकता है। और जब डायरेक्टली बात करते हैं ना तो उसे बोलते हैं गैंग प्लैंक। उस सिस्टम का नाम क्या है? उस सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन का नाम क्या है? गैंग प्लैंक। ओके, इट अवॉइड द डिलेज। इसमें क्या होता है? डिलेज नहीं होता,
और इमरजेंसी के टाइम पे ऐसा सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है। अदरवाइज सिस्टम कौन सा फॉलो किया जाता है? अदरवाइज ये स्केलर चेन फॉलो किया जाता है, नहीं तो ये गैंग प्लैंक फॉलो किया जाता है। ओके, इट अवॉइड द रेस, गैंग प्लैंक मस्ट बी डन विद द प्रॉपर परमिशन ऑफ द अथॉरिटी। देखो गैंग प्लैंक क्या लिया जाता है? परमिशन के थ्रू ही लिया जाता है। ऐसे कोई किसी से बात नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको बताया, किसी वर्कर को अगर डायरेक्टली उसके डिपार्टमेंट के हेड से बात करनी है तो पहले उसको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? अपने फॉरमैन की, फिर फॉरमैन लेगा परमिशन सुपरवाइजर की, सुपरवाइजर जाके पूछेगा डिपार्टमेंट हेड की, एक वर्कर को आपसे बात करनी है, क्या आप अलाउ करेंगे? अगर उसने अलाउ किया तो वो बात कर सकता है। तो मीन्स ये काम कैसे होता है? परमिशन के थ्रू होता है। अदरवाइज सिस्टम एक फॉलो होता है जो कि है स्केलर चेन। मीन्स अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, एक चेन के थ्रू सिस्टम फॉलो होता है। ओके, नाउ वी विल लर्न द अनदर मोर प्रिंसिपल्स। भारत, now we will learn the another principle of management, that is the principle of order. 10th principle we are going to learn now. What is it? According to this principle, इस principle के हिसाब से people and material should be at the right place and at the right time. Principle of order क्या बताता है? कि हर एक चीज सही टाइम पे सही जगह पर होनी चाहिए। मीन्स वेदर इट इज द फिजिकल रिसोर्सेज और वो क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है। भले वो एक पर्सन है, इम्प्लॉई है, या फिर कोई एक फिजिकल रिसोर्स है, रॉ मटेरियल है, या कुछ भी है, मशीन्स है, तो वो सही जगह पर सही टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, मीन्स क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली पीपल एंड मटेरियल्स, पीपल मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फिर मटेरियल मीन्स फिजिकल रिसोर्सेज हो, शुड बी एट द राइट प्लेस, सही जगह पर होनी चाहिए, एट द राइट टाइम, सही टाइम पर। ओके, इससे क्या होता है? इट मीन्स दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द मटेरियल। हर एक चीज का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। अरेंजमेंट से अगर रखा जाता है कोई भी सामान, तो फिर क्या हो जाता है? बाद में किसी भी चीज को जो भी चीज चाहिए तो वो ढूंढने नहीं बैठेगा, उसको वो चीज अवेलेबल है, उसको पता है कि ये चीज इधर है, राइट? क्योंकि उसका सही प्लेस और सही टाइम पे उसको वो मिल जाएगी। उसके बाद मीन्स क्या बोल सकते हैं हम? प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द मटेरियल के बारे में ये ऑर्डर मीन्स क्या? प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल। मटेरियल मीन्स ह्यूमन रिसोर्स बोलो या फिर फिजिकल रिसोर्स बोलो। ओके, इट मस्ट बी एट द राइट प्लेस, सही जगह पर होने चाहिए। सिमिलरली देयर मस्ट बी अ प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द पर्सनल। पर्सनल मीन्स स्टाफ, इम्प्लॉइज, मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स यू कैन से। तो हर पर्सनल का एक सही अरेंजमेंट होना चाहिए, सही जगह पर होना चाहिए, जिसको जो जॉब सुटेबल है उसके डिग्री, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको वो उस पर काम देना चाहिए। ओके, मीन्स देयर मस्ट बी द प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द पर्सनल। प्लेसमेंट जो पर्सनल में स्टाफ का, जो एम्प्लॉइज है, मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज का जो प्लेसमेंट है वो प्रॉपर प्लेस पर होना चाहिए। दे मस्ट बी अपॉइंटेड टू डू द राइट वर्क एट द राइट प्लेस। उसकी डिग्री, उसकी एक्सपीरियंस, उसके नॉलेज, उसके स्किल्स और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हमें उसे प्लेस करना चाहिए। ओके, दे मस्ट बी अपॉइंटेड टू डू द राइट वर्क एट द राइट प्लेस, राइट? दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइजेस, ये प्रिंसिपल किस चीज पे फोकस कर रहा है? एम्फेसाइजेस ऑन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिजिकल एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज। इस प्रिंसिपल में बताया कि हमें प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज होना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द मटेरियल्स होना चाहिए, वेदर इट इज अ ह्यूमन रिसोर्स और द फिजिकल रिसोर्स, हर एक चीज को एक सही जगह पर लगाना चाहिए ताकि क्या हो सके? मीन्स इसका मेन मोटिव क्या है? ये प्रॉपर अरेंजमेंट क्यों करना चाहिए? इसका ये फोकस किस पे कर रहा है? एम्फेसाइजेस ऑन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिजिकल एंड द ह्यूमन रिसोर्स, ताकि जिस जगह पर जिस पर्सन की जरूरत है उसका वहां पर क्या हो सकेगा? यूज हो सकेगा, सही तरीके से हम उसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हमें क्या बताता है? प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। ओके, नो मैटर इट इज अ फिजिकल रिसोर्स और अ ह्यूमन रिसोर्स। ओके, ताकि हम किस पे फोकस कर सके, ताकि हमारा यूटिलाइजेशन हो सके सही चीज तरीके से। ओके, देन आफ्टर द 11th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मीन्स ऑल एम्प्लॉइज मस्ट बिहेव्ड इक्वली बाय द मैनेजर और बाय द बॉस। सारे एम्प्लॉइज को इक्वली बिहेव करना चाहिए, सबके साथ इक्वल बिहेव करना चाहिए, किसी तरह की पार्शियलिटी, किसी की तरह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ओके, क्या दिया? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। दिस प्रिंसिपल इज अबाउट फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट। सही और एक बराबर ट्रीटमेंट करना चाहिए, सबके साथ बिहेव करना चाहिए टू ऑल द एम्प्लॉइज। सारे एम्प्लॉइज के साथ कैसा करना चाहिए? एक समान बिहेव करना चाहिए, समान व्यवहार करना चाहिए, एक समान व्यवहार करना चाहिए। दिस प्रिंसिपल इज अबाउट फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द एम्प्लॉइज। सारे एम्प्लॉइज के साथ में कैसे बिहेव करना चाहिए? इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए।
मैनेज शुड बी काइंड एंड फेयर टू द सबॉर्डिनेट। मैनेजर कैसा रहना चाहिए? काइंड रहना चाहिए, मीन्स अच्छा रहना चाहिए, सबके साथ कोऑपरेट करने वाला रहना चाहिए, ताकि एम्प्लॉय उसके पास आके अपनी कंप्लेंट कर सके। कुछ अगर उसको प्रॉब्लम है तो वो कंप्लेंट कर सके, राइट। मैनेजर शुड बी काइंड एंड फेयर टू द सबॉर्डिनेट। मैनेजर क्या रहना चाहिए? काइंड और फेयर रहना चाहिए सबॉर्डिनेट के साथ। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के बीच में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक एम्प्लॉय के साथ बहुत अच्छा और दूसरे एम्प्लॉय के साथ बहुत ही रूड, इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए मैनेजर की तरफ से। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉइज। ओके, एम्प्लॉइज के बीच में किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। आई मीन टू से मैनेजर अगर एक एम्प्लॉय के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहा है और दूसरे के साथ बहुत ही रूड बिहेव कर रहा है, तो दूसरा जो एम्प्लॉय जिसके साथ रूड बिहेवियर हो रहा है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा, राइट। एग्जाम्पल, द एम्प्लॉय इज वर्किंग ऑन द सेम लेवल बट इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट शुड बी पेड द फेयर वेजेस। अब मान लो कि एक एम्प्लॉय है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक एम्प्लॉय पैकेजिंग डिपार्टमेंट, दोनों भी लेबर, दोनों भी सेम लेवल पे काम कर रहे हैं लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन लेवल उनका सेम है। तो वेजेस कभी भी डिपार्टमेंट के बेसिस पर नहीं डिसाइड करने चाहिए, लेवल उनका दोनों का लेवल सेम है तो उनको वेजेस कहने चाहिए सेम देने चाहिए। ओके, देयर वेजेस शुड नॉट डिपेंड अपॉन द डिपार्टमेंट बट द लेवल एट विच दे आर वर्किंग। मीन्स उनका जो वेजेस है वो किस पे डिपेंड रहना चाहिए? उनके लेवल पर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द डिपार्टमेंट। ओके, while distributing the work between the people and the department, जब भी लोगों को काम बांटा जाता है डिपार्टमेंट में और पीपल में, the principle should be followed by the manager। तो ये वाला प्रिंसिपल सब लोगों ने क्या करना है? फॉलो करना है। मीन्स क्या कि सब लोगों के साथ इक्वल बिहेव करना है। जब वेजेस देने की बारी आए तो डिपार्टमेंट के बेसिस पर नहीं बल्कि लेवल के बेसिस पर वेजेस देने चाहिए। ये प्रिंसिपल किसी भी मैनेजर ने काम बांटते टाइम ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो जिससे क्या होता है, जो इम्प्लॉई है सबके साथ अगर इक्वल बिहेव होगा तो सब खुश रहेंगे और सब क्या रहेंगे? सेटिस्फाइड रहेंगे और फर्म को क्या देंगे? अपना 100% देंगे, राइट। ओके, देन आफ्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द टर्म्स क्या है? व्हाइल अपॉइंटिंग एन एम्प्लॉई, स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर मीन्स क्या? स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर मीन्स सिक्योरिटी देना जॉब की। अगर कोई भी जब भी किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जाता है तो उसको क्या देना? श्योरिटी देना कि यू आर एटलीस्ट इन आवर जॉब फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। मीन्स तुम हमारे पास कम से कम 1 साल तक तो रहोगे, उसके आगे देख लेंगे, मीन्स है ना। तो मीन्स क्या होता है? जिससे क्या होता है वो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहता है कि हाँ मैं 1 साल तक तो इधर हूँ, मैं अच्छे से काम करेगा, वो मन करेगा। अगर उसको लगता है कि नहीं मेरा तो किधर भी कभी भी मैं जा सकता हूँ, वो सिक्योर नहीं है अगर अपनी जॉब को लेकर, तो वो ढूंढेगा और वो अपना 100% उस टाइम पे नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको पता है मेरी जॉब तो कभी भी जा सकती है, तो मैं क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करूँ। तो इस तरीके की फीलिंग उस एम्प्लॉय में रहेगी। तो उसको क्या रहना चाहिए? स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर देना चाहिए। अगर वो एम्प्लॉय उस फर्म में मतलब उसे पता है कि मैं इधर हूँ कम से कम 1 साल तक तो भी हूँ, तो वो क्या करेगा? अपना काम अच्छे से करेगा, मन लगा के काम करेगा, राइट। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर व्हाइल अपॉइंटिंग एन एम्प्लॉय। जब भी किसी एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट किया जाता है, द मैनेजर शुड एश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर और द जॉब सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉय। तो मैनेजर ने क्या करना चाहिए? मैनेजर शुड एश्योर देना चाहिए द स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर और द जॉब सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉय। दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द एम्प्लॉइज। इससे क्या होता है? उसको लगता है कि हाँ मैं फर्म के लिए कुछ हूँ, मैं फर्म से जुड़ा हुआ हूँ, कम से कम एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए तो वो जुड़ा हुआ है। तो वो क्या रहेगा? इनसिक्योरिटी उसके अंदर नहीं आएगी, है ना। क्या है? दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ द बिलोंगिंगनेस अमंग द एम्प्लॉइज। देयर शुड बी एनी अनसर्टेनिटी इन द माइंड ऑफ द देयर शुड नॉट बी एनी अनसर्टेनिटी इन द माइंड ऑफ द एम्प्लॉइज रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द जॉब। उसके दिमाग में किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है मेरी जॉब के साथ, उसके दिमाग में ये बात नहीं रहनी चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं रहनी चाहिए उसके दिमाग में। अनसर्टेनिटी मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, मेरी जॉब कभी भी जा सकती है। अगर किसी एम्प्लॉय को ये लगता है तो वो अपना 100% काम नहीं करेगा, वो फॉर्म में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देगा। देयर शुड नॉट बी एनी अनसर्टेनिटी इन द माइंड ऑफ द एम्प्लॉइज रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द जॉब। जॉब को लेकर उसके माइंड में जो भी अनसर्टेनिटी है वो एम्प्लॉयर ने निकाल देनी चाहिए और उसको क्या करना चाहिए? एश्योर करना चाहिए कि आपकी जॉब क्या है? फिक्स है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की, ताकि वो अपना 100% प्रोवाइड करें। ओके, नाउ द 2 more principles are remaining, we will learn first. Now these are the last 2 principles of management. Okay, 13 and 14. 14 principles are there by the Henry Fromm, right? प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स क्या? जब हम किसी को बोलते हैं कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तो मतलब उसे बोलते हैं इनिशिएटिव। मीन्स हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं कि आगे बढ़ो। ओके, तो इसका मतलब क्या? प्रिंसिपल का हेनरी फ्रोम ने सजेस्ट किया है। इनिशिएटिव रेफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। इनिशिएटिव मतलब क्या?
इनिशिएटिव मतलब क्या? टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। कभी भी हम किसी को एनकरेज करते हैं कि तुम अपना आगे बढ़ो, कुछ आइडिया लेकर आओ, नया इनोवेटिव आइडिया हम किसी को निकालने के लिए बोलते हैं। ओके, इट ऑल्सो मीन्स थिंकिंग ऑफ द न्यू आइडिया। इसका एक और मतलब क्या है? एक तो हम उसको बोल रहे हैं कि तुम अपना कुछ आगे बढ़ो, ठीक है। जब भी हम कुछ काम पहली बार कोई करता है तो बाकी सब लोग उसके साथ में जुड़ जाते हैं। तो वही है कि टेकिंग द न्यू आइडिया, थिंकिंग अबाउट द न्यू आइडिया, ये भी क्या है? इनिशिएटिव। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या है? द मैनेजर शुड एनकरेज द इम्प्लॉइज। मैनेजर क्या करेगा? एनकरेज करेगा इम्प्लॉय को टू टेक द इनिशिएटिव। मैनेजर क्या करना चाहिए? मैनेजर ने क्या करना चाहिए? कभी भी इम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहिए कि तुम कुछ नया आइडिया निकालो ताकि वो हमारे लिए मोटिवेट हो। इससे क्या होगा? एक तो मोटिवेट जो इम्प्लॉइज है वो कुछ नया क्रिएटिव सोचेगा, राइट, क्योंकि उसको लगेगा कि मैनेजमेंट के लिए मैं भी कुछ हूँ, तो वो क्या करेगा? कुछ एक्स्ट्रा अच्छा क्रिएटिव इनोवेटिव सोचेगा, ठीक है। तो द इम्प्लॉइज शुड कम अप विद न्यू आइडियाज। इम्प्लॉइज ने नए नए आइडिया के साथ आना चाहिए। जब उनको मोटिवेट किया जाता है तो इम्प्लॉइज ने नए नए आइडिया के साथ आना चाहिए। एंड द मैनेजर शुड वेलकम देयर आइडियाज। और मैनेजर ने क्या करना चाहिए? उनके आइडिया को वेलकम करना चाहिए, थोड़ा सा प्रोत्साहन देना चाहिए सामने वाले को, ताकि वो क्या हो जाएगा? और मोटिवेट हो जाएगा और वो कुछ नया नया आइडिया निकलेगा, राइट। क्या है? द इम्प्लॉइज शुड कम अप विद द न्यू आइडियाज। इम्प्लॉइज है, जो वर्कर्स है, जो स्टाफ है, उन्होंने नए नए आइडिया के साथ आना चाहिए। एंड द मैनेजर शुड वेलकम देयर आइडिया। और मैनेजर ने क्या करना चाहिए? उनके आइडिया को क्या करना चाहिए? वेलकम करना चाहिए, मीन्स एक्सेप्ट करना चाहिए। भले वो उसे अप्लाई करे ना करे, लेकिन उनको मोटिवेट करना चाहिए कि या यू हैव ब्रॉट अ वेरी गुड आइडिया। मीन्स उससे क्या हो जाएंगे? वो लोग मोटिवेट हो जाएंगे और अच्छा क्रिएटिव सोचेंगे, ठीक है। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो। इससे ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? ग्रो होगा। क्योंकि हो सकता है कि एक लेबर लेवल पे एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसका दिमाग कुछ ज्यादा इनोवेटिव हो एज कम्पेयर टू द मैनेजर। ऐसा भी पॉसिबल है, राइट। किसी को भी कम नहीं समझा जा सकता, तो फिर हो सकता है उससे ज्यादा अच्छा आइडिया जाए। अगर सब लोग अच्छा अच्छा आइडिया लेकर आएंगे तो फर्म क्या ऑटोमेटिकली ग्रो होगा, फर्म की ग्रोथ होगी, प्रोस्पेरिटी होगा फर्म की, राइट। दिस प्रिंसिपल helps the organization to grow. It also creates a sense of belongingness about the organization in the mind of employees. Employee को क्या लगेगा? हाँ, मैं फर्म के लिए कुछ मायने रखता हूँ, मैं फर्म के लिए कुछ हूँ, तो मीन्स उसके अंदर एक फर्म से जुड़े होने की एक फीलिंग आएगी। This also creates a sense of belongingness. Sense of belongingness means क्या? जब हमें लगता है कि हाँ मैं इसके लिए कुछ हूँ, मैं फर्म के लिए कुछ हूँ, एम्प्लॉय के माइंड में ही आएगा अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय। इससे एम्प्लॉय क्या हो जाएगा? और सेटिस्फाइड होगा और हेल्थी सेटिस्फाइड होगा, जिससे क्या होगा? वो और अच्छा क्रिएटिव सोचेगा, इनोवेटिव सोचेगा और अच्छे से अच्छा कंट्रीब्यूशन फर्म में अपना देगा। ओके, तो ये कौन बताता है हमें? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, मतलब कुछ नया सोचने का। इम्प्लॉइज को एनकरेज करें कि कुछ नया लेकर आओ, कुछ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, लाइक दैट। ओके, now after that principle of aspirity corps means team spirit. Aspirity corps is the Latin word. Okay, aspirate means union, is strength means इसका पूरा मीन्स क्या है? यूनियन इज स्ट्रेंथ मीन्स एकता में बल है, मीन्स टीम स्पिरिट। कभी भी कोई भी मैनेजर अगर बोलता है कि मैंने पूरा काम किया, अरे वो कैसे कर सकता है? कोई भी एक बंदा पूरा काम कर सकता है? नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो फिर मैनेजर अकेला पूरा क्रेडिट नहीं ले सकता, क्योंकि फर्म में जितने भी लोग काम करते हैं वो भले ही लेबर से लेकर तो मिडिल लेवल मैनेजर, तो फोरमैन बोलो, सुपरवाइजर बोलो, सबका अपनी अपनी ड्यूटी है, सब लोग इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मीन्स एक बंदा तो कोई कर नहीं रहा, तो उसने कैसे काम करना चाहिए? टीम स्पिरिट की जैसे। अगर कोई बोलता है कि मैंने मेरी फर्म ने इतना काम किया, मेरी फर्म बोले, तो उसने क्या बोलना चाहिए कि हम सबने मिलकर इतना काम किया। तो जिससे क्या होगा? एम्प्लॉय को लगेगा कि हाँ इन्होंने मुझे भी गिना, राइट। तो क्या है? एस्पिरिटी कॉर्प्स मीन्स यूनियन स्ट्रेंथ। एस्पिरिटी कॉर्प्स मतलब क्या? मीन्स यूनियन इज स्ट्रेंथ। ओके, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये किसका मतलब है? एस्पिरिटी कॉर्प्स का। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कैसी एक्टिविटी? ग्रुप एक्टिविटी, राइट। मैनेजमेंट कभी भी अकेले बंदा नहीं कर सकता। ह्यूमन रिसोर्सेज इज द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और कौन फर्म का सबसे ग्रेटेस्ट एसेट है? ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर। मैन पावर फर्म के लिए सबसे बड़ी एसेट है। द मैनेजर शुड क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ द टीम वर्क अमंग द एम्प्लॉइज। मैनेजर ने क्या करना चाहिए? टीम स्पिरिट करना चाहिए, सब लोगों को एकदम हेल्थी एनवायरनमेंट देना चाहिए, सबको फ्रेंडली रिलेशंस बनाने के लिए देना चाहिए। ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन, ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि क्या होगा? अगर वो कोई एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो उनके बीच में क्या होगा? हेल्दी एनवायरनमेंट रखने के लिए उनको फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना चाहिए, ताकि हर कोई एक दूसरे के साथ इनफॉर्मल रिलेशंस भी क्रिएट कर सके। नॉट ओनली द फॉर्मल बट इनफॉर्मल रिलेशंस भी उनके साथ में थोड़ा फ्रेंड्स हो सके फॉर्म में। जिससे क्या होता है? एम्प्लॉय को आने के लिए अच्छा लगता है और उनके बीच में कैसे क्रिएट हो जाती है? टीम स्पिरिट क्रिएट हो जाती है, मीन्स एक टीम वर्क हो जाता है। मैनेजर शुड बिल्ड अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस अमंग द एम्प्लॉइज।
मैनेजर ने क्या करना चाहिए, एक टुगेदरनेस लेकर आना चाहिए साथ में कि हम सब मिलके ये कर रहे हैं। उसने आई वर्ड की जगह पर क्या यूज करना चाहिए, वी, मीन्स सिर्फ मैं नहीं करना चाहिए, उसने क्या करना चाहिए, हम। तो हम जब करता है तो उसको लगता है कि हाँ, एम्प्लॉय को लगता है कि हमें भी गिना गया, तो फिर वो कैसे करते हैं, टीम स्पिरिट में काम करते हैं, राइट। इफ द वर्कर्स वर्क विद द यूनिटी, अगर वर्कर्स यूनिटी में काम कर रहे हैं, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, द गोल्स कैन बी अचीव इजिली। तो गोल्स क्या हो सकते हैं, इजिली अचीव हो सकते हैं, राइट। हम कॉम्पिटिटर से इजिली फाइट कर पाएंगे, और बहुत सारी चीजें जो फर्म के लिए जुड़ती है तो वो फर्म क्या कर पाएगी, ग्रो कर पाएगी, ठीक है। तो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस प्रिंसिपल्स, ओके। लर्न इट केयरफुली, डोंट लर्न इट, जस्ट लर्न अबाउट द हेडिंग्स, मीन्स ये प्रिंसिपल्स लर्न कीजिए और बाकी अपने खुद से लिखिए, खुद ने लिखने की हैबिट क्रिएट कीजिए, ठीक है। लॉकडाउन का टाइम है, आपके पास बहुत टाइम है, इनफ टाइम है आपके पास, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, हेनरी फ्यूल की 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एग्जाम में कंपलसरी आते हैं, तो थोड़ा सा स्टडी कीजिए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज प्रिंसिपल्स, ओके। और लेक्चर कैसा लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी अपडेटेड लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ओके। और आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द फ्रेडरिक विंस्लो टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हमने पढ़ा कि हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स पढ़े, अभी एक और मैनेजमेंट थिंकर है जो कि हमारे सिलेबस में है, उनका नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और उनकी टेक्निक। दो पॉइंट हमारे बाकी है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे अपडेटेड लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आता रहे, ओके। और शेयर कीजिए सब लोगों तक ताकि लॉकडाउन के टाइम पे सारे बच्चों की हेल्प हो सके, ओके। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।